हेलो बच्चों, तो भाई कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं सारे बच्चे एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे बच्चों। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों क्लास 9 10th के हिंदी माध्यम के डाउटनेट चैनल पर। और बच्चों आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी कक्षा 9 की यानी कि क्लास 9th की गणित की क्लास में, जहां पर आज आपके कमल सर यानी कि मैं लेकर आया हूं आपके लिए आपका जो चैप्टर है क्लास 9th का, दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसका वन शॉट रिवीजन। मतलब कि बच्चों आज की क्लास में हम सिर्फ एक क्लास में ये पूरा का पूरा चैप्टर एकदम शुरू से लेकर आखिर तक खत्म करेंगे, लेकिन केवल वो टॉपिक जो कि आपके लिए आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आपके एग्जाम्स आ रहे हैं पास और इस टाइम पर आपको ऐसे टॉपिक्स पढ़ना है जो कि आपको पेपर में नंबर दिलाएं। ठीक है, तो बच्चों ऐसे ही टॉपिक और ऐसे ही क्वेश्चंस को आज हम कवर करेंगे जो कि आपको पेपर में दिलाएंगे नंबर। यानी कि आज होने वाली है आपकी बरसात किसकी भाई, नंबरों की। तो बहुत ध्यान से बच्चों आपको क्या करना है भाई, आज की इस क्लास को देखना है, कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ। जो जो क्वेश्चन में समझाऊंगा, जो जो कॉन्सेप्ट में समझाऊंगा वो ध्यान से सुनने हैं, हाथों हाथ नोट करने हैं, समझने हैं और प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है बच्चों, चलो तो फिर बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं बच्चों आज की क्लास में। तो टॉपिक अपना आज की क्लास का होने वाला है, चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसका वन शॉट हम देखेंगे। और बच्चों इस चैप्टर में अपने पास क्या क्या है पढ़ने को, अपने पास है दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरणों का हल, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख और अक्षों के समांतर रेखाओं का समीकरण। ठीक है बच्चों, तो बिना किसी देरी के क्लास की शुरुआत करते हैं और क्लास की शुरुआत बिल्कुल हम बेसिक के साथ ही करेंगे कि हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण होते क्या है। अब बच्चों यार दो चर वाले रैखिक समीकरणों की अगर मैं बात करूं तो ज्यादा कुछ नहीं है। दो चर वाले रैखिक समीकरण आपका कोई भी ऐसा समीकरण जिसमें आपके पास क्या हो, दो चर दिए गए हो, वो दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। जैसे कि आपका कोई भी समीकरण आप ले सकते हो, जैसे कि आपका हो गया ए एक्स स्क्वायर, ए एक्स प्लस बी एक्स, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अब बच्चों इस रैखिक समीकरण की मैं बात करूं तो देखो, सबसे पहले बात समझते हैं कि रैखिक समीकरण क्या होते हैं। रैखिक समीकरण आपके वो समीकरण होते हैं जिनमें अधिकतम घात जो है चर की वो एक होती है। ठीक है, तो यहां पर चर की जो दो चर हैं आपके पास x और y, उनकी अधिकतम घात क्या है, आपकी एक है। और बच्चों आपके यहां पर चूंकि दो चरों का इस्तेमाल हो रहा है x और y, तो इसीलिए इन्हें दो चर वाले रैखिक समीकरण कहा जाता है। ठीक है, तो भाई ये बात क्लियर हुई, क्लियर हुई ये बात। जैसे कि मान लो आप दुकान पर गए और आपने क्या करा, आपने दो पेंसिल खरीदी, दो पेंसिल खरीदी और तीन आपने खरीदे बच्चों पेन। ठीक है, आपने दो पेंसिल खरीदी और तीन पेन खरीदे और इनके कुल मिलाकर आपने 20 रुपए दिए। कितने रुपए दिए, 20 रुपए दिए। ठीक है, तो अगर बच्चों मैं आपसे कहता हूं कि इस स्थिति को एक गणितीय रूप में लिखो, तो हम कैसे लिख सकते हैं कि अगर मैं मान लूं क्या कि माना एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य कितना है, मूल्य है हमारा x रुपए। ठीक है, और एक पेन का मूल्य हमारा y रुपए है ना। एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है, एक पेन का मूल्य y रुपए है। तब बच्चों हमने कितनी पेंसिल खरीदी, दो पेंसिल खरीदी। तो अगर एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है, जैसे कि मान लो एक पेंसिल का मूल्य 2 रुपए है, तो दो पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, 2 गुणा 2 4 रुपए। या फिर एक पेंसिल का मूल्य अगर आपका 5 रुपए है, तो दो पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, 2 गुणा 5
आपका 10 रुपए। तो अगर ऐसे ही एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है तो दो पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, 2 गुणा x, 2x रुपए। और ऐसे ही बच्चों आपका एक पेन का मूल्य y रुपए है तो 3 पेन का मूल्य कितना हो जाएगा, 3y रुपए। ठीक है, तो आपने 2 पेंसिल और 3 पेनों के कुल मिलाकर कितने रुपए दिए थे बच्चों, 20 रुपए दिए थे। तो यानी कि 2x प्लस 3y बराबर हो गया 20 के। और बच्चों ये आपका क्या है, ये है आपका क्या, एक दो चर वाली रैखिक समीकरण, या फिर इसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, 2x प्लस 3y और प्लस का 20 इधर आकर माइनस का 20 हो जाएगा, जो कि बराबर हो गया 0 के। तो ये हो गई बच्चों आपकी एक दो चर वाली रैखिक समीकरण। ठीक है, दो चर वाली रैखिक समीकरण, जहां पर बच्चों आपको हमने एक कहानी को एक गणितीय रूप में बदलकर दिखा दिया। ठीक है बच्चों, तो भाई दो चर वाली रैखिक समीकरण की अगर मैं एक परिभाषा बताऊं तो वो बिल्कुल यही है। ये हमारा दो चर वाली रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है कि अगर कोई भी समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में है, जहां पर a व b दोनों एक साथ शून्य न हो, मतलब कि आपके ये दोनों एक साथ 0 के बराबर नहीं होने चाहिए। ए और बी दोनों अलग अलग हो सकता है 0 हो, कभी ए 0 हो गया, कभी बी 0 हो गया, लेकिन एक साथ ए और बी दोनों 0 नहीं होने चाहिए। साथ ही साथ यहां पर आपका ए बी और सी क्या है, ए बी व सी आपकी क्या है बच्चों, वास्तविक संख्याएं हैं। क्या है बेटा, वास्तविक संख्याएं हैं। क्या है भाई, ये आपकी वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है बच्चों, तो अब कोई भी समीकरण आपको इस रूप में दिखती है तो वो क्या होगी, वो एक दो चर वाली रैखिक समीकरण होगी। उदाहरण के लिए बच्चों आप इसमें देख सकते हो, जैसे कि आपके पास x प्लस वाई प्लस 2 बराबर 0, ठीक है, या फिर 2u माइनस 3v बराबर 5। ठीक है, क्योंकि 5 को भी आप उठाकर इधर ला सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा, 2u माइनस 3v माइनस 5 बराबर 0। तो ये भी आपका ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में है। बस यहां पर चर क्या हो जाएंगे, u और v हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, आपका आ गया 3/5 x माइनस y प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, तो बच्चों ये जितनी भी समीकरणें हैं ये सब आपकी क्या है, एक दो चर वाली रैखिक समीकरण होती है। तो भाई दो चर वाली रैखिक समीकरण सबसे पहले बताओ, क्लियर हो गई सबको कि दो चर वाली रैखिक समीकरण आखिरकार होती क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट यही समझना जरूरी है कि दो चर वाली रैखिक समीकरण क्या होती है और इसका व्यापक रूप क्या होता है। ठीक है, क्लियर है। तो देखो भाई, कई बार आपसे दो चर वाली रैखिक समीकरण में से भी प्रश्न पूछ लेता है, यानी कि इस बेसिक से कॉन्सेप्ट में से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, आपके अति लघु बहुविकल्पीय प्रश्न जो होते हैं वो एक एक दो नंबर वाले जो प्रश्न है वो इसमें से पूछ लिए जाते हैं। तो समझाता हूं बच्चों आपको किस तरीके के प्रश्न पूछता है, बहुत ध्यान से देखना, बहुत जरूरी है और बहुत मजेदार भी है। देखो भाई, सबसे पहले बात करते हैं हमारे इस प्रश्न की। तो क्या कह रहा है प्रश्न हमसे कहता है कि भाई निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस by प्लस c के रूप में व्यक्त करो, यानी कि जो आपको व्यापक रूप बताया था उसके रूप में, और प्रत्येक स्थिति में a, b और c का मान भी ज्ञात कीजिए। तो भाई हमें समीकरण क्या दी हुई है, सबसे पहले समीकरण नोट डाउन करेंगे। भाई समीकरण दी हुई है हमें कितनी, x माइनस 4 बराबर वर्गमूल 3y। अब हमें क्या करना है बच्चों, हमें इसे ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखना है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, देखो सबसे पहली चीज हमें क्या करनी पड़ेगी, हमें बराबर के दूसरी तरफ 0 लाना है। तो इसे उठाकर इस तरफ ले आओ ताकि इधर क्या बचे, 0 बचे। तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस 4
प्लस का वर्गमूल 3y है, बराबर के चिन्ह के इधर आएगा तो माइनस का वर्गमूल 3y बराबर हो गया 0 के। सिंपल बात है। तो हमारे पास क्या आ गया, x माइनस वर्गमूल 3y माइनस के 4 बराबर आ गया 0 के। ये लो भाई, प्रश्न का आधा उत्तर आपके सामने है। क्यों भाई आधा उत्तर क्यों है? क्योंकि उसने पूछा था ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त करो, ये रहा। ठीक है, अब बच्चों हम क्या करेंगे, अब हमें इसमें a b और c का मान भी निकालना है। तो a b और c का मान निकालने के लिए हम उपरोक्त समीकरण की तुलना ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से करेंगे। से करने पर तो भाई एक बात बताओ, ये आपका यहां पर x का गुणांक, आप कहोगे सर यहां पर x का गुणांक है a, यहां पर x का गुणांक है a, लेकिन यहां पर x का गुणांक कुछ नहीं है। ऐसे ही यहां पर प्लस का चिन्ह है, यहां पर माइनस का है, यहां पर प्लस का है, यहां पर माइनस का है, तो तुलना करें कैसे? ठीक है, तो बच्चों देखो, आप इस वाली समीकरण को, जो आपकी ये वाली समीकरण है, इसे आप थोड़ा इस तरीके से भी लिख सकते हो, x माइनस वर्गमूल 3y माइनस 4 बराबर 0 को आप इस तरीके से लिख सकते हो। x को लिख दिया 1 गुणा x, ठीक है, इसे मैं लिख देता हूं प्लस ब्रैकेट के अंदर माइनस के वर्गमूल 3y, क्योंकि जब ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस के वर्गमूल 3y। सेम चीज इसके साथ भी, प्लस माइनस के 4 बराबर 0। तो अगर अब मैं इसकी तुलना इससे करता हूं तो मुझे सारी चीजें मिल जाएंगी भाई बहुत आराम से। देखो भाई, a का मान क्या हो गया, a का मान हमारा निकल कर आ जाएगा सिंपल कितना भाई, a का मान निकल कर आ गया। देखो यहां पर x का गुणांक है a, यहां पर x का गुणांक है 1, तो a बराबर आ गया 1 के। ठीक है, b बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर b का मान हमारे पास क्या है, y का गुणांक है b, यहां पर y का गुणांक है माइनस के वर्गमूल 3। ठीक है, और c के गुणांक, c का मान करे तो अचर पद है यहां पर c, और यहां पर अचर पद है माइनस के 4, तो c बराबर आ गया -4 के। ये लो बच्चों, ये रहा आपके इस प्रश्न का उत्तर। तो बच्चों अगर आप डायरेक्ट, आपको इतना कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, अगर आप समझ रहे हो ये चीज कि आपको देखो, जब आप इसकी तुलना करोगे, तुलना करने के बाद आप सीधा a b और c के मान क्या लिखो, जो चिन्ह दिए हुए हैं उनके साथ लिख दो। देखो यहां पर माइनस के वर्गमूल 3 था, हमने माइनस के वर्गमूल 3 लिया है, यहां पर माइनस के 4 था, हमने माइनस के 4 लिया, यहां पर प्लस का 1 था तो प्लस का 1 लिया है। तो आपको यह लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट तुलना करके यहां से सीधा सीधा लिख सकते हो। बस ध्यान रखना जो चिन्ह आपको दिया हुआ है वही चिन्ह लिखना है। ठीक है, क्लियर हो गया प्रश्न? अब मुझे नहीं लगता किसी को इसमें डाउट होगा। आज के बाद कोई भी प्रश्न आएगा 2 चर वाले रैखिक समीकरण की समझने का या उसे निकालने का, तो आप आराम से कर दोगे या नहीं कर दोगे? बहुत ही बेहतरीन। चलो अब एक और प्रश्न देखते हैं इसी पर आधारित, बिल्कुल सेम प्रश्न है। फिर से हमें क्या करना है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त करना है और a b c का मान निकालना है। तो बच्चों देखो, समीकरण दे रखी है 4 बराबर 5x माइनस 3y। ठीक है, तो सबसे पहले इसे ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त करते हैं। तो भाई 4 को उठाकर इधर ले जाएंगे तो अपने पास क्या आएगा, 5x माइनस के 3y माइनस के 4, प्लस का 4 इधर जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, बराबर आ गया 0 के। ठीक है, तो भैया ये क्या हो गया, ये तो इसका सबसे पहले ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 वाला रूप हो गया। ठीक है, अब इसकी तुलना कर दो किससे, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, ताकि हमें क्या मिल जाए बच्चों, ए बी सी का मान मिल जाए। देखो भाई, तुलना करने पर हमारे पास क्या आएगा, ध्यान से देखो, ये आ जाएगा हमारा, यहां पर x का गुणांक है a, यहां पर x का गुणांक है 5, तो a बराबर आ गया 5 के। सबसे पहली चीज हमारे हाथ लग गई, b का मान, यहां पर y का गुणांक है b, यहां पर y का गुणांक है माइनस के 3। तो आप क्या करोगे, अब आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान रखना चिन्ह के साथ लेना है।
तो बी हो गया -3। बहुत ही बढ़िया। और सी भी बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, सी बराबर आ गया, यहां पर सी अचर पद है, यहां पर अचर पद है -4, तो सी बराबर आ गया -4। और ये रहे आपके इस वाले प्रश्न के उत्तर। क्लियर है? देख लो बच्चों, आराम से हमने पूरा का पूरा प्रश्न जो है वो हल कर दिया बिना किसी दिक्कत के। क्लियर है? समझ गए सब? तो अब अगर आपको एक समीकरण दी जाती है तो उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण में बदल लोगे। बहुत सही। चलो तो अब आ जाओ बच्चों अपने क्या एक और प्रश्न पर, जहां पर आपको क्या दिया हुआ है, आपको सिंपल कुछ नहीं दिया हुआ, एक कथन दिया हुआ है। इस कथन को आपको बदलना है किसमें, दो चर वाले रैखिक समीकरण में, जैसे कि मैंने आपको बिल्कुल शुरू में समझाया था। तो बच्चों यहां पर हमसे क्या कहता है, यहां पर हमसे कहता है कि एक कक्षा 9 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में व्यक्त करो, यानी कि अपनी समीकरण तैयार करनी है। बीजगणितीय रूप का मतलब एक्स वाई के रूप में व्यक्त करना। ठीक है, तो भाई हम मान लेते हैं, माना अब हमें देखो भैया लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या में संबंध स्थापित करना है। ठीक है, क्योंकि क्या बोला है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो भैया हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना हमारा लड़कियों की जो संख्या है, लड़कियों की संख्या ये कितनी है बच्चों, ये बराबर है हमारी x के। लड़कियों की संख्या x है और लड़कों की संख्या आपने मान ली y है। ठीक है, अब प्रश्न में क्या दिया हुआ है बच्चों, प्रश्नानुसार हमें क्या पता है, हमें यह पता है कि जो लड़कियों की संख्या है, जो हमारी लड़कियों की संख्या है, यानी कि जो x है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी कि लड़कों की संख्या y हो गई, इससे हमारा 4 अधिक है। तो भैया ये हो गया आपके दिए गए कथन का बीजगणितीय रूप, और ये आपके इस प्रश्न का उत्तर हो गया। क्योंकि हमें केवल कुछ नहीं करना था, इसे बीजगणितीय रूप में यानी कि समीकरण के रूप में लेकर आना था। ठीक है, अब बच्चों जैसे कि आप इसे ऐसे समझो, मैं आपसे कहता हूं कि आपके स्कूल में 8 लड़कियां हैं। ठीक है, या फिर ऐसे समझो कि आपके स्कूल में मैं कहता हूं 4 लड़कियां हैं। ठीक है, और मैं आपसे कह रहा हूं कि आपके लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 4 अधिक है। तो आप क्या कहोगे कि सर लड़कियों की संख्या है 4, तो 4 में हम 4 और जोड़ देते हैं, तो 4 और 4 हो गया 8, तो यानी कि लड़कों की संख्या 8 हो गई, क्योंकि आपने क्या बोला कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 4 अधिक है। तो सेम चीज हमने यहां पर करी, हमने कहा कि लड़कियों की संख्या यानी कि x, लड़कों की संख्या यानी कि y से 4 अधिक है, तो हमने क्या करा, उसमें 4 जोड़ दिया। ठीक है, और हमारी समीकरण तैयार हो गई। क्लियर हो गया सबको कॉन्सेप्ट? बहुत सही। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण अपना पूरा है। ठीक है, अब हम चलेंगे किसकी तरफ, हमारा एक और छोटे से प्रश्न की तरफ। जैसे कि आप देख सकते हो सिंपल सा प्रश्न है, ये वैसा ही प्रश्न है जो कि मैंने आपको एग्जांपल समझाया था। क्या कह रहा है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए एक दो चर वाला रैखिक समीकरण लिखिए। तो भाई देखो हम लिख सकते हैं, माना नोटबुक की कीमत कितनी है बच्चों, हमारी नोटबुक की जो कीमत है वो हमारी मान लो बराबर है x के, और कलम की कीमत बराबर है y के। ठीक है, तो फिर से वही प्रश्न के अनुसार क्या बोला गया है हमसे, प्रश्नानुसार हमसे बोला गया है
प्रश्नानुसार हमसे क्या बोला गया है भाई? प्रश्नानुसार हमसे बोला गया है कि नोटबुक की कीमत यानी कि x हमारी कलम की कीमत से 2 गुनी है, यानी कि y से क्या है? 2 गुनी है। तो ये हो गया x बराबर 2y। ठीक है, इसे हम क्या कर सकते हैं, या तो इसे यहीं छोड़ दो, वरना यहां से इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या? माइनस के x के 2y को इधर उठाकर ले आओ तो ये हो जाएगा x माइनस प्लस का 2y इधर आया, क्या हो जाएगा? माइनस का 2y बराबर 0 के रूप। तो x माइनस 2y बराबर 0, ये आपका उपरोक्त स्थिति का क्या हो गया? एक 2 चर वाले रैखिक समीकरण का रूप हो गया। ठीक है, तो इस तरीके के प्रश्न हमें आगे जरूरत पड़ेगी जब हम और बड़े प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देख लो कैसे एक कथन से समीकरण बनाया जाता है, समझ लो। क्लियर हो गई बात? चलो अब बच्चों आ जाते हैं सीधा अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। 2 चर वाले रैखिक समीकरण हो गया है हमारा पूरा। ठीक है, अब हम बात करेंगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण के हल की। ठीक है भाई, हमें पता है कि हमारा 2 चर वाले रैखिक समीकरण क्या है? वो समीकरण जो ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप का होता है। ठीक है बच्चों, अब देखो भाई, x और y, x व y के वे मान जो समीकरण को संतुष्ट कर दे, समीकरण को संतुष्ट कर दे, संतुष्ट कर दे भाई, क्या कर दे? x और y के वे मान जो समीकरण को संतुष्ट कर दे, समीकरण के हल कहलाते हैं। ठीक है, और बच्चों हमेशा आपके 2 चर वाले रैखिक समीकरण का जो हल होता है वो इस रूप में होगा, यानी कि आपके एक निर्देशांक के रूप में होगा। ठीक है, x, y के रूप में, क्योंकि हमेशा 2 मान होंगे आपके पास, क्योंकि 2 चर हैं तो 2 मान होंगे। ठीक है, दोनों चरों के लिए एक एक मान। ठीक है बच्चों, अब देखो, अगर मैं मान लो एक समीकरण ले लेता हूं, इस तरीके से ले लो, मान लो ये समीकरण है आपकी। क्या है समीकरण? उदाहरण के लिए ले लेते हैं हम कोई भी एक समीकरण। हमारे पास है x प्लस y माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, x प्लस वाई माइनस 2 बराबर 0। संतुष्ट करने का मतलब क्या है बच्चों? LHS और RHS दोनों को बराबर कर दे, ऐसे मान। ठीक है, तो भाई अगर मैं यहां पर x का मान 1 रखूं और y का मान भी 1 रखूं, देखो भाई, x बराबर 1 व y बराबर 1 पर, तो ध्यान से देखना बच्चों, अपने पास क्या आएगा? बहुत ध्यान से इस चीज को देखना। यह आएगा 1 प्लस 1 माइनस 2 बराबर 0, यानी कि 1 और 1 हो गया 2, 2 माइनस 2 बराबर 0। तो अपने पास क्या निकल कर आएगा? 2 माइनस 2 कितना हो गया? 0 बराबर 0। तो अब बच्चों देखो, क्योंकि अपना LHS बराबर आ गया RHS के, यानी कि हमारी समीकरण हो गई संतुष्ट। ठीक है, 2 में से 2 गया, 0 आ गया, 0 बराबर 0 के आ गया, इसका मतलब हमारी समीकरण संतुष्ट हो गई। समीकरण संतुष्ट होने का मतलब है कि आपका x का मान 1 और y का मान 1, यानी कि 1,1 जो है बच्चों, वो हमारा कौन सी समीकरण? समीकरण x प्लस वाई माइनस 2 बराबर 0 का एक हल है। ठीक है, इस तरीके से पता लगता है ये हमारा क्या है? ये एक हल का उदाहरण है। हल कैसे निकालते हैं ये अभी समझाऊंगा, लेकिन पहले ये समझ लो कि हल होता क्या है। समझ आ गया हल क्या होता है? हल हमारा सिंपल है। आपको क्या करना है भाई? देख लिया हमने कि भैया ऐसा बिंदु जो समीकरण को संतुष्ट कर दे वो हल हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखो क्या यहां पर अगर मैं x का मान क्या रख दूं? 2 रख दूं और y का मान 1 रख दूं, तो क्या ये समीकरण का हल होगा? रख कर देख लो क्या है? 2 प्लस 1 माइनस 2 बराबर 0, माइनस 2 से माइनस 2 कट गया, 1 बराबर 0 क्या आ गया? क्या यहां पर LHS और RHS बराबर हैं? बिल्कुल भी नहीं है। तो भैया यानी कि x बराबर 2 और y बराबर 1,
इस समीकरण का हल नहीं होंगे। तो ध्यान रखना, हमेशा वही बिंदु समीकरण का हल होंगे जो कि उसे संतुष्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, अब हल निकालने कैसे हैं? देखो बच्चों, हल निकालने का बच्चों सबसे बढ़िया अपना तरीका है हिट एंड ट्राई मेथड। ठीक है, और ये सबसे सही है। इसमें आपको कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। देखो भाई, आप क्या करो, x का कोई एक मान रखो, y का मान निकाल लो, y का कोई एक मान रखो, x का मान निकाल लो। ठीक है, फिर x का कोई मान रखो, y का मान निकाल लो, फिर y का कोई मान रखो, x का मान निकाल लो। अब आप कहोगे सर ये क्या कह रहे हो, ये तो आप घुमा रहे हो। लेकिन मैं घुमा नहीं रहा, मैं बिल्कुल सही बता रहा हूं। आप समझो, देखो, जैसे कि मान लो मैं यहां रखता हूं x बराबर 0 पर, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 0 प्लस वाई माइनस के 2 बराबर 0। माइनस के 2 को इधर भेज दो, 0 प्लस आ जाएगा, 0 प्लस वाई हो गया वाई, और माइनस का 2 इधर जाकर हो गया 2। तो भाई जो हमारा पहला बिंदु है वो क्या निकल कर आ गया, x का मान 0, x बराबर 0 पर y का मान है हमारा 2। तो भैया देखो, आपका जो 0, x का मान है 0, y का मान है 2। हमें पता है हमेशा निर्देशांक कैसे लिख के जाते हैं, पहले x का मान फिर y का मान। तो बच्चों 0,2 जो है वो इस समीकरण का एक हल है। 0,2 जो है वो इस समीकरण का एक हल है। ऐसे ही बच्चों आप क्या कर सकते हो, x बराबर 1 रख के देखो क्या आएगा। जब आप x बराबर 1 इसमें रखोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई माइनस के 2 बराबर 0। ठीक है, तो 1 में से 2 जाएंगे तो y आ जाएगा कितना, माइनस का 1 बराबर 0। 1 इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो y बराबर आ गया प्लस के 1। तो बच्चों आपका x का मान भी आ गया +1 और y का मान भी है 1। तो 1,1 भी हमारा इस बिंदु का क्या है, इस समीकरण का क्या है बच्चों, हल है। 1,1 भी इस समीकरण का हल है। ठीक है, ऐसे ही आप और भी निकाल सकते हो। कैसे, आप क्या करो, यहां पर y बराबर 0 रख दो। अब कुछ मत करो, y बराबर 0 रख दो, y बराबर 0 पर। ठीक है, रखो यहां पर y का मान 0, तो ये हो जाएगा x प्लस 0 माइनस 2 बराबर के 0। 0 माइनस 2 माइनस का 2 होगा, माइनस 2 इधर जाकर प्लस हो गया, तो x बराबर आ गया प्लस के 2 के बराबर। तो बच्चों आपका x का मान क्या आया, 2, तो 2, और y का मान क्या है 0। तो बेटा 2,0 भी हमारा इस समीकरण का एक हल है। ठीक है, तो भाई आप इस तरीके से क्या करो, पहले x का मान रखो, y का मान निकाल लो, फिर y का मान रखो, x का मान निकाल लो। x के जितने मान रखोगे y के उतने मान मिल जाएंगे, y के जितने मान रखोगे x के उतने मान मिल जाएंगे। यानी कि अगर मैं चाहूं तो मैं इस समीकरण के 10, 100, 1000, 10,000, 1,00,000, 10 करोड़ जितने चाहे उतने हल निकाल सकता हूं। ठीक है, मैं x का मान 1 से रखना शुरू करूंगा। x का मान 1 रखो, फिर 2 रखो, फिर 3 रखो, फिर 4 रखो, फिर 5 रखो, फिर 6 रखो, फिर 7 रखो, जितना चाहे उतने रखो, y के मान मिल जाएंगे। फिर ऐसे ही y के मान रखो, x के मान मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप चाहो तो एक 2 चर वाली रैखिक समीकरण के कितने हल निकाल सकते हो, अब कितने, अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है, हल निकालने का तरीका तो ये हो गया। और इसी तरीके से हमने एक और चीज सीख ली, क्या बच्चों, कि हमारी जो ये पॉइंट नोट कर लेना बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत ज्यादा। क्योंकि बहुविकल्पीय प्रश्नों में, एक एक नंबर के प्रश्नों में ये पूछ लेता है, क्या बच्चों, कि आपका एक 2 चर वाली रैखिक समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के अनंत हल, यानी कि अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं। बस ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। क्लियर हो गया?
तो अब आपको समझ में आ गया दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल क्या होते हैं। ठीक है, वह बिंदु जो उसे संतुष्ट कर दे वही उसका हल होगा। और ये हल बच्चों याद रखना, क्योंकि इस हल की सहायता से ही हमारे दो चर वाले रैखिक समीकरण के आलेख भी बनेंगे। ठीक है, तो चलो अब हल पर आधारित पहले एक दो प्रश्न कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो भाई, बिल्कुल बेसिक सा प्रश्न है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण के दो हल ज्ञात करो। तो हमें कुछ नहीं करना, बस दो हल निकालने हैं। तो दो हल हम बहुत आराम से निकाल सकते हैं। हमें तो अनंत हल निकालने का तरीका पता चल गया। अब 4x प्लस 3y बराबर 12। सिंपल है। सबसे पहले क्या करो, एक हल निकालना है, x बराबर 0 पर निकाल दो। निकालो भाई, क्या आएगा? x बराबर 0 रखोगे तो हो जाएगा 4 गुणा 0 प्लस 3 गुणा y बराबर 12। ठीक है, यहां पर 4 गुणा 0 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस 3y बराबर 12। 0 प्लस 3y 3y हो गया, 3y बराबर 12। 3 से काटोगे 3 चौक 12, तो y बराबर आ गया 4 के। ये लो भाई, आपका x बराबर 0 पर y का मान कितना निकल कर आ गया? x बराबर 0 पर y का मान 4 आ गया। तो x का मान है 0, y का मान है 4। पहला बिंदु ये रहा आपके लिए। x बराबर 0 समीकरण में रखा, y का मान निकाला और पहला बिंदु मिल गया हमें 0,4। छुट्टी। दूसरा निकालो। अब दूसरा निकालने के लिए क्या करो, इस बार चाहो तो आप x का मान 1 रख सकते हो, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 100 जितना रखना है रख लो। ठीक है, मैं इस बार y का मान 0 रखकर निकालूंगा। देखो भाई, y का मान 0 रखते हैं। y बराबर 0 पर क्या मान आएगा भाई? देखो, y का मान 0 रखेंगे तो यह आ जाएगा 4x प्लस 3 गुणा 0 बराबर 12। तो 3 गुणा 0 0 हो जाएगा, 4x प्लस 0 बराबर 12। तो 4x प्लस 0 कितना हो गया? 4x बराबर 12। 4 से काटोगे 4 तिया 12, तो x बराबर कितना आ गया? 3 के। ये लो भाई, तो y बराबर 0 पर x का मान है 3, यानी कि बच्चों हमारा जो अगला बिंदु हो गया वो कौन सा हो गया? x का मान है 3, y का मान है 0। तो 3,0 बच्चों हमारा कौन सा बच्चों? इस समीकरण के इन्होंने दो हल पूछे थे। ठीक है, तो दो हल हमारे पास आ गए, 0,4 और 3,0। आप बच्चों जितने चाहे उतने हल निकाल सकते हो इसके समीकरण के, जितना आपका मन है उतने हल निकाल दो। ठीक है, सिंपल सा तरीका है, अपना x के मान रखते रहो, y के मान निकालते रहो, y के मान रखते रहो, x के मान निकालते रहो, तरीका वही रहने वाला है। क्लियर है? समझ गए प्रश्न? चलो अब आगे देखो बेटा, जैसे कि अब ये प्रश्न है, यहां पर भी हमें क्या करना है, इसके दो हल निकालने हैं। ठीक है, दो हल निकाल लेते हैं। इस बार क्या करते हैं, केवल x का मान रखेंगे। तो भाई देखो, समीकरण है आपकी 2x प्लस 5y बराबर 0। तो सबसे पहले हम रखते हैं x बराबर 0। 0 पर क्या आएगा? ये हो जाएगा 2 गुणा 0 प्लस 5y बराबर 0। तो 2 गुणा 0 0 हो गया, 0 प्लस 5y बराबर 0। 0 प्लस 5y कितना हो गया? 5y बराबर 0। 5 को 0 के भाग में भेजोगे तो 0/5 क्या होगा? 0 कोई भी संख्या अगर आती है बच्चों, इस चीज को भी याद रखना, बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं। 0 के बटे में कोई भी वास्तविक संख्या आती है तो वो 0 होती है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हो जाएगा y बराबर 0। तो जो आपका पहला बिंदु निकल कर आ गया वो क्या हो गया? कौन सा? पहला बिंदु हो गया आपका x बराबर 0 पर y बराबर 0। x का मान 0 रखोगे तो y का मान भी 0 मिलेगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, गलती से दोबारा y बराबर 0 मत रख देना, क्योंकि आपको पता है y बराबर 0 पर भी x का मान क्या आएगा? 0 आएगा, तो रखने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अब x का मान 1 रख लो या y का मान 1 रख लो, जो मन है वो रख सकते हो आप। तो मैं x का मान 1 रख देता हूं। इस बार दोनों ही मान हम x के ले लेते हैं। x बराबर 1 पर क्या आएगा बच्चों? x बराबर 1 पर तो ये हो जाएगा हमारा 2 गुणा 1 प्लस 5y बराबर के 0। तो 2 एकम 2 प्लस 5y बराबर 0। तो 2 इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 5y
बराबर प्लस का 2 इधर जाकर माइनस का हो गया तो माइनस के 2, तो y बराबर क्या आ गया माइनस के 2/5। ये लो भाई, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, हमारे पास x का मान आ गया 1 और y का मान आ गया माइनस के 2/5। ये लो बच्चों इस समीकरण के 2 हल। इस समीकरण के 2 हल आपके सामने हैं जो कि मैंने सिंपल आराम से निकाल कर आपको दे दिए। ठीक है, आप x का मान कुछ और रख सकते थे, चाहे तो 2, 3, 5 कुछ भी रख के आप निकाल सकते थे आराम से बिना किसी दिक्कत के, उत्तर आपके यही निकल कर आते। ठीक है, क्लियर हो गए, समझ में आ गया बेटा बहुत अच्छे से, जल्दी से बताओ भाई, क्लियर है बेटा। चलो अब देखो भाई क्या कह रहा है, ये एक बहुविकल्पीय प्रश्न है। ठीक, क्या कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित हलों में से कौन कौन समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 के हल हैं और कौन कौन नहीं है। तो भैया देखो, हमें पता है जो भी बिंदु इस समीकरण का हल होगा वो उसे संतुष्ट कर देगा। तो सारे बिंदुओं को इस समीकरण में रखकर देख लो, जो इसे संतुष्ट कर दे वही इसका हल होगा। ठीक है, तो पहले बिंदु के साथ शुरुआत करते हैं। समीकरण क्या दी हुई है, समीकरण आपको दी हुई है, सबसे पहले समीकरण लिखो। समीकरण है x माइनस 2y बराबर 4, ये हमारी समीकरण है। ठीक है, पहले बिंदु के साथ शुरुआत करेंगे। सबसे पहले 0,2 पर, तो x का मान है 0, y का मान है 2 रखो, तो 0 माइनस 2, y का मान हो गया 2 यानी कि 2 बराबर 4। तो 0 2 दूनी 4 होगा, 0 माइनस 4 बराबर 4, तो 0 माइनस 4 माइनस के 4 आ गया बराबर 4 के। तो बच्चों देखो, क्या माइनस के 4 4 के बराबर होता है? क्या आपका माइनस के 4 कभी भी 4 के बराबर होता है? नहीं होता। तो भैया यहां पर LHS बराबर RHS नहीं है, LHS बराबर नहीं है RHS के। इसका मतलब क्या है कि ये समीकरण का हल नहीं है, तो पहला वाला तो समीकरण का हल नहीं है, हटा दो। दूसरे के लिए आगे बढ़ो। देखो भाई, ये वाला तो हल नहीं है, दूसरे के लिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्या है भाई, 2,0 रखो भाई, x का मान 2, y का मान 0 रखो। क्या है भाई, समीकरण है x माइनस 2y बराबर 4, तो 2 माइनस 2 गुणा 0 बराबर 4, तो 2 गुणा 0 0 हो जाएगा, 2 में से 0 गए तो ये आ जाएगा 2 बराबर 4। क्या 2 कभी 4 के बराबर हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो फिर से हमारा LHS बराबर नहीं है RHS के। बहुत ही सही, तो यानी कि हमारा 2,4 भी समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, 4,0 रख कर देखते हैं। अब रखेंगे 4,0 4,0 पर। तो बच्चों जब आप यहां पर रखकर देखोगे तो आपके पास आएगा कितना, 4 माइनस 2 गुणा 0 बराबर 4 के, तो 2 गुणा 0 0 हो गया, तो 4 माइनस 0 बराबर 4, 4 में से 0 गए 4 बचा, 4 बराबर आ गया 4 के। तो इस बार बच्चों आपका LHS बराबर आया है RHS के, क्योंकि 4 बराबर 4 ये चीज बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यानी कि आपका 4,0 पर समीकरण संतुष्ट हो रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो ये है कि भैया 4,0 ही हमारे सपनों का राजकुमार है, यानी कि हमारी इस समीकरण का हल है। ठीक है भाई, आप बाकी के दोनों बिंदु भी यहां पर रखकर देख सकते हो। समीकरण हल होगी तो ठीक है, नहीं होती है तो भाई समीकरण संतुष्ट होती है तो ठीक है, नहीं होती है तो भैया समीकरण के हल नहीं है। ठीक है, अपने हिसाब से केवल अभी 4,0 है जो समीकरण का हल है, बाकी दोनों आप इसमें रखकर देखो, आते हैं ठीक। समीकरण संतुष्ट हुई तो ठीक, नहीं हुई तो भाई कोई बात नहीं। ठीक है, चलो क्लियर हो गई बात, प्रश्न समझ में आ गया ये वाला भी। चले आगे, चलो बच्चों। तो भाई देखो अब ये क्या कह रहा है, ध्यान से देखना बच्चों। इस तरीके के प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर के लिए बहुत 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 ज्यादा पूछे जाते हैं, तो ध्यान से देख लो। वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है, ध्यान से समझो।
क्या कह रहा है, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 दिया हुआ है और y बराबर 1 दिया हुआ है। ठीक है, x का मान क्या है, 2 है, y का मान क्या है, 1 है। ये आपको ज्ञात करना है। अब बच्चों बहुत आराम से आप इस चीज को ज्ञात कर सकते हो। कैसे, देखो भाई 2x प्लस 3y बराबर k, हमें क्या पता है, हमें पता है x का मान 2, y का मान 3 है। तो समीकरण क्या है, 2x प्लस 3y बराबर k का मान निकालना है ना, तो x का मान 2 और y का मान 1 जब हमें दे रखा है तो वो उठाकर इस समीकरण में रख दो। x बराबर 2, y बराबर 1 पर क्या आएगा बच्चों, ये हो जाएगा 2x यानी कि 2 गुणा 2 प्लस 3y यानी कि 3 गुणा 1 बराबर k के। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 प्लस 3 एकम 3 बराबर k के। तो k बराबर कितना आ गया, 4 और 3 7। ये लो भाई, बिल्कुल सिंपल साधारण सा प्रश्न था, लेकिन उतना ही जरूरी और महत्वपूर्ण प्रश्न था। ठीक है, काफी ज्यादा पूछा जाता है बच्चों ये प्रश्न, तो बहुत ध्यान से, इस तरीके के प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो बहुत आराम से, बहुत ध्यान से इस प्रश्न को देख लो, काफी इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया बच्चों, प्रश्न समझ गए अच्छे से? चलो भाई, अब बच्चों हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो भाई हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण का क्या देखा, हल देख लिया कि कैसे हम इसका हल निकालते हैं। ठीक है, हम कोई बिंदु रखते हैं, मतलब x का मान रखा, y का मान निकाल लिया, y का मान रखा, x का मान निकाल लिया। ठीक है, इस तरीके से हम समीकरण के हल निकाल सकते हैं और अपरिमित रूप से अनेक हल निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब आप किसी समीकरण का जो आलेख है ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ठीक है भाई, इस समीकरण का अगर आपको आलेख बनाना है तो आपको इसके हल निकालने पड़ेंगे। ठीक है, हल निकालोगे, उसके बाद जो वो हल आते हैं किसके रूप में आते हैं, हमेशा हल जो आते हैं मैंने आपको बताया था x, y के रूप में आते हैं, है ना। जितने भी हमारे हल आए थे अभी तक देखो, जैसे कि इस वाले प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो हल थे वो 0,0 थे या 1,-2/5 के रूप में थे, मतलब x, y के रूप में थे हमारे हल जितने भी आए। ठीक है, तो भाई आपका x, y के रूप में जितने भी हल आएंगे आप हल निकालोगे। ठीक है, 2 या 3 हल निकाल के आपका पूरा आलेख आराम से बन जाएगा। आपको ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 हल निकालने पड़ेंगे। ठीक है, आपका आलेख बड़े आराम से बन जाएगा। ठीक, हल निकालोगे और उसे कुछ नहीं करना, आपको अक्षों पर दर्शाना है, जैसे हमने निर्देशांक ज्यामिति में बिंदु दर्शाए थे, बस वही वाला काम करना है। ठीक है, अब बच्चों कुछ पॉइंट है जो हमेशा आप लोग याद रखोगे कि ये प्रश्न में पेपर में कई बार पूछ लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, मुझे प्रश्न के बाद आपको बताने चाहिए थे लेकिन मैं पहले ही बता रहा हूं, तो ध्यान से देख लो। मैं लिख भी देता हूं इनके ऊपर। ये आपके हैं महत्वपूर्ण बिंदु। महत्वपूर्ण बिंदु नोट कर लो भाई इसे। क्या कहता है बच्चों, सबसे पहला बिंदु अपना, सबसे पहला बिंदु ये कहता है कि यदि x, y समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 का एक हल है, तब यह उस समीकरण के आलेख पर स्थित होगा। किस पर स्थित होगा भाई, आलेख पर स्थित होगा। सिंपल चीज। ठीक है, अगर कोई बिंदु x, y इस समीकरण पर का एक हल है तो वो इस समीकरण के आलेख पर भी स्थित होगा, ध्यान रखना। और भाई आपको पता है रैखिक समीकरण को रैखिक समीकरण ही क्यों कहा जाता है। अब आप कहोगे सर आपने शुरुआत में बताया था कि इसकी घात 1 होती है इसलिए। बेटा घात 1 होती है ठीक है, लेकिन इसका जो एक आलेख बनता है, दो चर वाली रैखिक समीकरण का जो आलेख बनता है वो हमेशा एक सरल रेखा बनता है।
क्या बनता है, एक सरल रेखा बनता है, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन। इसी कारण से बच्चों इसे रैखिक समीकरण कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक रेखा बनाती है आलेख में। क्लियर हो गई बात? तो भैया आपका कोई भी बिंदु अगर इस समीकरण का हल है तो वो उस समीकरण के आलेख यानी कि उस समीकरण से बनने वाली रेखा पर स्थित होगा। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट, बिल्कुल इस वाली लाइन का उल्टा भी बिल्कुल सही है। यदि कोई बिंदु समीकरण के आलेख पर स्थित है, समीकरण के आलेख पर स्थित है, तो वह समीकरण का हल भी होगा, सिंपल एज दैट। ठीक, ये सबसे सिंपल चीज है। ठीक, दोनों पॉइंट्स आपको समझ में आने चाहिए, दोनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर आधारित प्रश्न पूछता है। ठीक है, चलो अब सीधा आगे बढ़ते हैं और आलेख देखते हैं हमारा बनता कैसे। अब मैंने ये तो समझा दिया कि आलेख बनाने के लिए आपको समीकरण के कम से कम 2 या 3 हल निकालने पड़ेंगे। ठीक है, अब वो बनता कैसे है ये हम एक प्रश्न की सहायता से देखेंगे बहुत अच्छे से। जैसे कि बच्चों अपना आ जाओ, देखो आलेख बनाने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी इसी की। ठीक है, आपका ये क्या हो गया भाई, ये आपका ग्राफ पेपर हो गया। ग्राफ पेपर पर आपकी एक्स अक्ष, जो क्षैतिज अक्ष होती है एक्स अक्ष, और जो ऊर्ध्वाधर अक्ष होती है वाई अक्ष, ये आप लोगे। ठीक है, और इस पर ही आपका आलेख बनेगा। जैसे कि अब देखो इसके साथ शुरुआत करेंगे हम। पहला प्रश्न हमें दे रखा है, 2 चर वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख बनाओ। समीकरण दे रखी है हमें, कौन सी समीकरण है हमारे पास, x + y = 4। ठीक है बच्चों, तो आप देखो आलेख आप 2 हल निकाल कर भी बना सकते हो। आप 2 हल निकालो और आलेख बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से कम 3 हल आप लोग जरूर निकालना ताकि आप थोड़ा एक्यूरेट आलेख बना सको। ठीक है बच्चों, तो भाई देखो आलेख बनाने के लिए सबसे पहले आप जो 2 हल निकालोगे वो हमेशा किस पर निकालना, x = 0 और y = 0 पर। आपके लिए काफी आसान हो जाएगा प्रश्न हल करना। निकाल आप किसी भी 3 बिंदुओं पर हल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। किन्हीं भी 3 बिंदुओं पर आप हल निकाल लो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन अगर x = 0 और y = 0 पर आप 2 हल निकाल लोगे और एक हल किसी और बिंदु पर निकाल लोगे तो आपका प्रश्न बहुत आसानी से हल हो जाएगा, यानी कि आलेख बहुत आसानी से बन जाएगा। सबसे पहले निकालो बच्चों x = 0 पर। देखो x = 0 पर क्या हो जाएगा, 0 + y = 4। तो 0 + y कितना हो गया, y बराबर आ गया 4 के। तो हमारा जो पहला बिंदु निकल कर आ गया वो क्या हो गया, पहला बिंदु हो गया x का मान 0, y का मान 4। तो 0,4। ठीक है, अब क्या करो, y = 0 पर निकाल लो। y = 0 पर क्या आ जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका कितना, x + 0 = 4। तो x + 0 कितना हो गया, x बराबर आ गया 4 के। ये लो भाई, तो x बराबर आ गया 4 के। तो दूसरा बिंदु मिल गया आपको अपना, कौन सा दूसरा बिंदु मिल गया आपको अपना, x का मान आ गया 4, y का मान हो गया 0। और तीसरा बिंदु निकालना है बच्चों, तो तीसरा बिंदु आप चाहो तो x = 1 पर निकाल लो, चाहे y = 1 पर निकाल लो, चाहे x = 2 पर निकाल लो, चाहे y = 2 पर निकाल लो, चाहे x = 3 पर, चाहे y = 3 पर, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं इसे निकाल रहा हूं x = 2 पर। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चों, देखो 2 + y = 4। तो प्लस का 2 इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो y बराबर हो गया 4 - 2 के। तो y बराबर कितना आ गया, 4 में से 2 गए, 2 आ गया। ये लो बेटा, तो हमारा y का मान आ गया 2। तो प्रश्न में भैया ये कौन सा, ये जो हमारा तीसरा हल है ये निकल कर आ गया कितना, ये निकल कर आ गया हमारा 2। तो ये हो गया भैया x का मान है 2, y का मान भी हो गया 2। तो तीसरा बिंदु हो गया 2,2। तो अब आपको कुछ नहीं करना, ये जो 3 बिंदु हमने निकाले हैं, तीनों बिंदु
0,4, 4,0 और 2,2 इन्हें आलेख पर दर्शाना है और मिला देना है। बस इस समीकरण का आलेख तैयार हो जाएगा। तो देखो भाई, आपके पास बच्चों 3 बिंदु है। पहला है, इसे मैं बिंदु ए कह देता हूं, कौन सा है, 0,4। दूसरा बिंदु है बिंदु बी 4,0 और तीसरा बिंदु है बिंदु सी जिसके निर्देशांक है 2,2। कर दो भाई हल। तो देखो, सबसे पहले एक्स अक्ष आ गई, वाई अक्ष आ गई। ठीक है, हमें पता है हमारी ऊर्ध्वाधर अक्ष, ये वाली जो अक्ष होती है इसे हम वाई अक्ष कहते हैं, और जो ये क्षैतिज अक्ष होती है इसे हम एक्स अक्ष कहते हैं। ठीक है, तो ये एक्स अक्ष हो गई, ये वाई अक्ष हो गई। तो सबसे पहला बिंदु है 4,0। भाई ऐसा बिंदु जिसके एक्स निर्देशांक 0 होते हैं वो कहां पर स्थित होता है? आपको बताया था निर्देशांक ज्यामिति वाले चैप्टर में कि ऐसा बिंदु जिसके एक्स निर्देशांक 0 होते हैं वो हमेशा वाई बिंदु पर स्थित होता है। अब वाई पर देखो कहां पर स्थित होगा, सारे मैंने बिंदु लिख रखे हैं। एक्स 0, वाई का मान है 4, तो वाई अक्ष पर 4 इकाई, चलो 1, 2, 3, 4, तो ये रहा। तो ये होगा आपका बिंदु ए जिसके निर्देशांक हो गए कितने, 0,4। ठीक है, अब दूसरा बिंदु देखो, दूसरा बिंदु है बिंदु बी। बिंदु बी के निर्देशांक कितने हैं, 4,0। तो भाई देखो, एक्स अक्ष पर ये कितना चलेगा, एक्स अक्ष पर चलेगा 4, तो 1, 2, 3, 4, ये रहा। और वाई अक्ष पर 0, तो बच्चों हमारा y बराबर 0 कौन सी अक्ष पर होते हैं, हमेशा x अक्ष पर y बराबर 0 होता है, यानी कि आपका यही बिंदु हो जाएगा बिंदु B जिसके निर्देशांक होंगे 4,0। ठीक है, और जो बिंदु C है यानी कि तीसरा बिंदु वो आपका कहीं बीच में स्थित है जो कि है 2,2। तो x पर 2 ये रहा, इसे थोड़ा ऊपर बढ़ाएंगे, y पर 2 ये रहा, इसे भी थोड़ा आगे बढ़ा दो, तो ये यहां पर काट रहा है, तो ये बिंदु हो गया आपका बिंदु बी, नहीं बिंदु सी जिसके निर्देशांक है 2,2। अब आपको कुछ नहीं करना, इन तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींच देनी है, यही आपका क्या होगा, आलेख होगा। कौन सी समीकरण, आपकी समीकरण जो ये थी x प्लस वाई बराबर 4 का, x प्लस वाई बराबर 4 का आलेख आपके सामने है। बस क्या करना है, कुछ नहीं करना, मिला दो बस बिंदुओं को। मिलाते हुए एक रेखा खींच दो बच्चों बस। ये जो बच्चों हमने रेखा खींची अभी, ये जो हमारा आलेख है जो कि तीनों बिंदुओं से होकर जा रहा है, यही हमारा आलेख है जो कि दर्शाता है बिंदु रेखा x प्लस वाई बराबर 4 को, और ये रहा आपके इस दिए गए प्रश्न का उत्तर। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी समीकरण का आलेख तैयार कर सकते हो। ठीक है, सिंपल तरीका है, बिल्कुल कुछ नहीं करना, x बराबर 0 पर मान निकालो, y बराबर 0 पर मान निकालो। और अगर कभी ऐसा होता है कि x बराबर 0 और y बराबर 0 पर सही से मान नहीं निकल रहे हैं, ठीक है, तो किसी और बिंदु पर निकाल लेना, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक, जरूरी नहीं है कि आप x बराबर 0 y बराबर 0 पर ही निकालो, जिस बिंदु पर आपका मन है उस पर निकाल सकते हो। इस पर मैं इसलिए निकलवाता हूं ताकि आपका आसानी से ग्राफ बन जाए। ठीक है, क्लियर हो गया, ग्राफ बनाना आ गया। एक और प्रश्न देखेंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो भाई, अब यहां पर पहले हमें समीकरण तैयार करनी है, उसके बाद उसका ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो भाई इस प्रश्न में अभी तक हमने जितने भी टॉपिक पढ़े हैं वो सारे कवर हो जाएंगे। मतलब कि पहले हम यहां से समीकरण बनाएंगे, समीकरण के हल निकालेंगे और हल निकालकर उसका ग्राफ बनाएंगे। तो तीनों टॉपिक इस एक प्रश्न में कवर हो जाएंगे। बहुत ध्यान से देखना अब। और यह प्रश्न बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। ठीक है, 3 से 4 नंबर दिलाता है यह प्रश्न आपको पेपर में। तो अगर नहीं चाहते हो कि 3 से 4 नंबर खत्म हो तो जल्दी से क्लास को लाइक करो, शेयर करो और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करो। क्लास में अगर मजा आ रहा है तो बच्चों बिल्कुल अभी के अभी लाइक का बटन दबा दो और शेयर करो अपने दोस्तों को दबाकर। और बच्चों बताओ उन्हें कि कमल सर की क्लास हो रही है और इतने मजे में हम सारी चीजें पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक क्लास में पूरा का पूरा चैप्टर कवर करा रहा हूं और क्या चाहिए भाई तुम लोगों को, जल्दी से शुरू करो। क्या कह रहा है भाई, देखो ये कह रहा है एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है।
मतलब कि पहले किलोमीटर पर जो किराया है वो 8 रुपए है, ठीक है, और उसके बाद जो दूरी तय की जाती है उस पर प्रति किलोमीटर किराया 5 रुपए लिया जाता है, ठीक है। कह रहा है यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर है और कुल किराया y रुपए दिया गया है तो इसका रैखिक समीकरण लिखिए और उसका आलेख खींचिए। चलो भाई, तो सबसे पहले देखो भाई, हमारी तय की गई कुल दूरी कितनी है, गई कुल दूरी, ये बराबर है हमारी x, ठीक है, किलोमीटर, और हमारा जो कुल किराया लगा वो कितना है, कुल किराया है हमारा y रुपए, ठीक है बच्चों। अब सबसे पहले हमें यहां पर एक समीकरण तैयार करनी है, ठीक है। तो आधा काम तो इन्होंने हमें करके दिया है, क्या x और y मानने की जरूरत नहीं है, ये पहले से इन्होंने दे दिया हमें, ठीक है। अब बच्चों ध्यान से देखो, यहां पर आपसे क्या बोला गया है कि पहले किलोमीटर पर 8 रुपए लगते हैं, हमें कुल किराया y रुपए दिया गया है। तो अगर हम ये पता लगा ले कि x दूरी पर लगाया गया किराया किसके बराबर होगा, हमारा y रुपए के बराबर, क्योंकि कुल किराया कितना लगा है, y रुपए लगा है x किलोमीटर दूरी तय करने में, ठीक है। तो भाई पहले किलोमीटर पर तो हमारे 8 रुपए लगे होंगे, तो यानी कि 1 किलोमीटर का किराया कितना हो गया, 8 गुणा 1। तो पहले किलोमीटर पर आपके 8 रुपए लगे, तो 8 गुणा 1 यानी कि 8 एकम 8, में सीधा 8 लिख देता हूं, ठीक है। पहले किलोमीटर पर आपका किराया लगा 8 रुपए, ठीक है, और उसके बाद जो आपका किराया था वो कितना लगना शुरू हुआ, वो लगा आपका कितना, 5 रुपए पर किलोमीटर पर। तो अब देखो बच्चों, हमने कितनी दूरी तय करी थी, x किलोमीटर, x किलोमीटर में से 1 किलोमीटर का किराया 8 रुपए ले लिया गया पहले, ठीक है। तो कितने किलोमीटर दूरी बची, देखो x किलोमीटर दूरी कुल थी, उसमें से 1 किलोमीटर दूरी हटा दो, तो x माइनस 1 किलोमीटर दूरी के लिए आपसे 5 रुपए किराया लिया गया होगा। तो यानी कि 8 रुपए प्लस 5 गुणा x माइनस 1 किलोमीटर, यानी कि आपका इतना किराया लिया गया है x माइनस 1 किलोमीटर दूरी का, ठीक है। और ये कुल किराया किसके बराबर होगा, ये कुल किराया होगा y के बराबर, ठीक है। तो आपके पास समीकरण क्या आ जाएगी, 8 प्लस 5x माइनस 5 बराबर y के, ठीक है। तो 5x, 8 में से 5 गए 3 बचा, तो y बराबर हमारा किसके आ गया, 5x, 8 में से 5 गया प्लस के 3 बचा। तो भैया ये रही आपकी प्रश्न का पहला उत्तर, यानी कि हमने सबसे पहले क्या करा, हमारी समीकरण तैयार कर ली, ठीक है। सबसे पहले हमने हमारी समीकरण तैयार कर ली, y बराबर 5x प्लस 3, पहली समीकरण तैयार है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे भाई, समीकरण कैसे तैयार करी, हमें पता था कि पहले किलोमीटर पर 8 रुपए किराया लगा, तो 1 किलोमीटर के 8 रुपए लगे, उसके बाद हमने कुल दूरी तय करी थी x, तो 1 किलोमीटर तो कम हो गया क्योंकि 8 रुपए किराया ले लिया गया, तो कितना बचा, x माइनस 1 किलोमीटर, ठीक है। तो x माइनस 1 किलोमीटर के कितने रुपए लगे, पहले ही बोला था कि 1 किलोमीटर के बाद जितने किलोमीटर आप जाओगे उसका 5 रुपए किराया लगेगा, तो x माइनस 1 किलोमीटर के 5 रुपए किराया लगा, तो x प्लस 5 गुणा x माइनस 1, हल करा, हमारे जो कुल किराया था वो बराबर आ गया 5x प्लस 3 के, छुट्टी, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, हम इसके हल प्राप्त करेंगे, समीकरण बन गई है, हल प्राप्त करेंगे और इसका आलेख बनाएंगे। अब समीकरण क्या है, समीकरण है y बराबर 5x प्लस 3, तो कम से कम 3 आलेख निकाल लेते हैं, 3 हल निकाल लेते हैं। सबसे पहले x बराबर 0 पर निकालते हैं, क्या आएगा x बराबर 0 पर, तो आ जाएगा y बराबर 5 गुणा 0 प्लस 3, तो 5 गुणा 0 0 हो जाएगा, तो y बराबर आ गया 0 प्लस 3, तो y बराबर आ गया 3 के। पहला बिंदु कितना निकल कर आया, पहला बिंदु निकल कर आ गया हमारा x का मान 0, y का मान 3। अब बच्चों देखो, अगर आप क्या करोगे, आपको करके दिखा रहा हूं मैं यहीं पर, अगर आप y का मान 0 रखोगे तो क्या होगा, समीकरण बनेगी 0 बराबर 5x प्लस 3, प्लस का 3 इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस के 3 बराबर 5x, x बराबर आएगा माइनस के 3/5। अब ये गलत तो नहीं है,
आपका जो बिंदु बनेगा वो बनेगा -3/5, 0। अब ये गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, लेकिन क्या होगा यार, -3/5, 0 को आलेख पर दर्शाने में बड़ी दिक्कत होगी यार, क्योंकि ये दशमलव में चला जाएगा, फिर यार थोड़ी बहुत दिक्कत होगी। तो इससे अच्छा है हम इस वाले बिंदु को आलेख पर दर्शाने के लिए लेते ही नहीं है। जब मैं अनंत हल निकाल सकता हूं तो मैं क्यों लूं ये वाला बिंदु जो मुझे ही दिक्कत देगा, ठीक है। तो हम इस वाले बिंदु को नहीं लेंगे, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा था कि अगर कहीं ऐसा होता है कि y बराबर 0 पर कोई सही सा बिंदु ना आए तो लेने की जरूरत नहीं है, अपन नहीं लेते ये वाला बिंदु, हटाओ भाई। हम कोई सही सा बिंदु लेंगे, जैसे कि हम ले लेंगे हमारा क्या, हम लेंगे हमारा, देखो बच्चों, x बराबर 1 ले लो। x बराबर 1 पर क्या आएगा बच्चों, x बराबर 1 पर ये हो जाएगा हमारा y बराबर 5 × 1 + 3, तो y बराबर कितना हो गया, 5 एकम 5 + 3, तो y बराबर आ गया हमारा 8 के। तो अगला बिंदु जो आगे कितना है, 1,8, और उससे अगला बिंदु निकालना है तो x बराबर 2 पर निकाल दो, x बराबर 2 पर निकाल दो। ये लो भाई, तीसरा बिंदु निकल जाएगा, तो ये आ गया आपका y बराबर 5 × 2 + 3, y बराबर 5 दूनी 10 + 3, और y बराबर आ गया 13 के। ये लो भाई, तो बिंदु कितना आ गया, 2,13। तो भाई अब हमारे पास 3 बिंदु आ गए, 0,3, 1,8 और 2,13। रख दो भाई यहां पर। तो हमारे 3 बिंदु हैं। सबसे पहला बिंदु है बिंदु A, जिसके निर्देशांक है कितने, 0,3। दूसरा बिंदु है बिंदु B, जिसके निर्देशांक है कितने, 1,8। और तीसरा बिंदु है बिंदु C, जिसके निर्देशांक है हमारे कितने, 2,13। बना दो भाई, हल कर दो पूरा प्रश्न। तो आलेख बनाएंगे बच्चों हम, ये x अक्ष, ये y अक्ष, ठीक है। तो भाई देखो, हमारा y अक्ष पर थोड़े बिंदु कम पड़ रहे हैं, ठीक। हमारा 11 तक और 12 तक ही जाएगा, 13वां बिंदु थोड़ा और ऊपर आएगा, ठीक है। तो ले लेते हैं एक बार भाई, यहां पर हमारा ये हो जाएगा 11, ठीक। ये वाला बिंदु हो जाएगा 12, और इसके ऊपर हमारा एक बिंदु और होगा 13, ठीक है। तो यहां तक हमारी ये रेखा जो है वो यहां तक जाएगी, ध्यान रखना। y अक्ष हमारी थोड़ी ऊपर तक जाएगी, क्योंकि यहां पर बिंदु 10 तक ही थे, ठीक है। तो 13 तक थोड़ी ऊपर जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है भाई। चलो अब बना लेते हैं बच्चों अपना सबसे पहला बिंदु। पहला बिंदु कौन सा है भाई, हमारा सबसे पहला बिंदु है 0,3, यानी कि x अक्ष पर 0, y पर 3। तो x पर 0, y पर 3, ये रहा 0,3 बिंदु A। दूसरा बिंदु है कौन सा बच्चों, आपका बिंदु B, जिसके निर्देशांक है 1,8। तो x अक्ष पर 1, y अक्ष पर 8, ये रहा। तो यहां पर होगा आपका बिंदु B, जिसके निर्देशांक है आपके 1,8। कितने हैं भाई, 1,8। और लास्ट बिंदु है आपका 2,13। तो ये रहा 2, और 13 आपका लगभग यहां पर आएगा। तो एक बिंदु आ गया आपका 2,13, तो ये रहा 2, यहां पर आ जाएगा 13, तो लगभग ये यहां पर होगा 2,13। बिंदु C 2,13, ठीक है। तीनों को मिलाते हुए एक रेखा खींच दो, आपके पास आपका आलेख तैयार हो जाएगा। चलो भाई खींच देते हैं जरा। थोड़ा आप लोग स्केल से खींचोगे तो ज्यादा सही खींचेगी। ये थोड़ी टेढ़ी हो गई है लाइन, मतलब इतनी टेढ़ी तो नहीं बनेगी। ये लो बेटा, ये जो आपकी रेखा बन गई है, ये जो सीधी आपकी रेखा बनी है, यही आपकी रेखा है जो कि दर्शाएगी किसे, यही आपकी रेखा है जो कि दर्शाएगी आपका y बराबर 5x + 3, यानी कि जो हमसे प्रश्न पूछा गया था उसका उत्तर ये रहा, उसका आलेख ये रहा। तो भाई अब मुझे लगता है हर एक बच्चे को क्लियर हो गया होगा कि आलेख कैसे
बनाना है, कैसे तैयार करना है। क्लियर है बच्चों? समझ गए सब? अब बढ़िया से समझ में आ गया सबको? जल्दी से बताओ। चलो भाई, तो बहुत ही बेहतरीन। अब चलते हैं बच्चों हम सीधा हमारे होमवर्क की तरफ। ठीक है, आपका जो लास्ट टॉपिक है इस प्रश्न, मतलब जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, एक्स अक्ष के और वाई अक्ष के समांतर रेखा या अक्षों के समांतर रेखा, तो उसमें भी ज्यादा कुछ नहीं है, वो बहुत आसान है। उसके बेस्ड उस पर भी ज्यादातर यही प्रश्न बनते हैं, तो वो प्रश्न, वो टॉपिक अपन नहीं कवर कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें से भी अपना क्या बनता है, यही वाले प्रश्न बनते हैं जो मैंने आपको कराए हैं। तो आप लोग अगर चाहोगे, आप उसकी प्रश्नावली देखोगे तो आप आराम से हल कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, अब ये आपके होमवर्क है बच्चों, जैसे कि ये वाला प्रश्न आपको दिया हुआ है, एक तो होमवर्क नोट कर लेना बच्चों अपना ध्यान से। ठीक है, कि एक विद्यालय की कक्षा 9 की छात्राओं यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए राहत कोष में 100 रुपए अंशदान दिया। एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करती है और उसका आलेख भी बनाइए। ठीक है, मान लो यामिनी के द्वारा दिया गया योगदान x है और फातिमा के द्वारा दिया गया योगदान y है। ठीक है, तो दोनों ने कुल मिलकर कितने का योगदान दिया? 100 रुपए का। तो समीकरण क्या बन जाएगी? x प्लस वाई बराबर 100, उसका आलेख बना लेना। ठीक है, चलो एक प्रश्न बच्चों आपका ये है कि आपको क्या करना है, इस समीकरण का आलेख खींचना है। समीकरण दे रखी है 3 बराबर 2x प्लस वाई। इसका आलेख खींचोगे। आलेख खींचने का सिंपल तरीका है, x का मान रख के y का मान निकाल लो, y का मान रख के x का मान निकाल लो और उसके बाद उन्हें क्या करो, आलेख पर दर्शा दो। क्लियर हो गई बात बच्चों? आ गया सबको समझ में? चलो भाई, तो आई होप आपको आज की क्लास में बहुत मजा आया होगा और जितनी भी चीजें मैंने आपको समझाई हैं वो सब आपको अच्छे समझ में आ गई होंगी बच्चों। तो बच्चों, अगर आपको आज की क्लास में मजा आया है तो क्लास को अभी के अभी लाइक करो, चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो और भाई अपना जो है इस क्लास को अपने दोस्तों को शेयर करो और बताओ कि यार कमल सर की क्लास हो रही है, इतनी इंटरेस्टिंग क्लास है, इतने मजे से सारी चीजें हम पढ़ रहे हैं। और बच्चों, आज आपके लिए एक मोटिवेशन मैं लेकर आया हूं भाई, दैट इट्स नॉट द टाइम फॉर लुक फॉर द एक्सक्यूजेस, इट्स नॉट द टाइम टू लुक फॉर द एक्सक्यूजेस। मतलब कि अब ये वो समय नहीं है जिसमें आप बैठकर बहाने ढूंढो या बहाने बनाओ। ठीक है, मौका है, तैयारी करो, पेपर में मचा के आओ। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में आई होप सबको मजा आया होगा, सारी चीजें अच्छे समझ में आई होंगी बच्चों। तो आज की क्लास के लिए भाई थैंक यू सो मच एंड आई रिक्वेस्ट यू जस्ट ओनली टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द क्लास और भैया अपना सबको शेयर कर दो। ठीक है, तो चलो भाई, मिलता हूं सीधा आपसे आपकी अगली क्लास में। और जो बच्चों आप अपना अगला चैप्टर पढ़ना चाहते हो उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। ठीक है, बताओ कि आपको क्लास कैसी लगी, मजा आया या नहीं क्लास में। ठीक है, क्या चीज और अच्छी कर सकते हैं ये भी बताओ और ये भी बताओ कि कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहोगे। ठीक है, मिलता हूं सीधा अगली क्लास में। आई होप आपको मजा आया होगा। चलिए भाई, तब तक के लिए सबको बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।